नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र हो जाएगी 21 साल, विधेयक हुआ पारित। जी हां, हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित हो गया। इसको लेकर विधानसभा में आज हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 पारित किया गया। बता दें कि मानसून सत्र में मंगलवार को स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध यानी कि हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा। बता दें कि प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल थी। राज्य सरकार इसमें 3 साल की बढ़ोतरी कर रही है। इसके संशोधित ड्राफ्ट को राज्यपाल मंत्रिमंडल ने 7 महीने पहले ही मंजूरी दे दी थी। बता दें कि आज सदन में संशोधन विधेयक पारित हो गया है। जेबीटी शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती का परिणाम घोषित, 1122 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी। हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बैच वाइज काउंसलिंग के आधार पर जेबीटी शिक्षकों के पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि जेबीटी की बैच वाइज भर्ती यानी कि अनुबंध आधार के लिए विभाग की ओर से नवंबर 2023 में काउंसलिंग आयोजित की गई थी। जेबीटी पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिलों के अंतर्गत मेरिट जिलों के लिए उनके द्वारा दी गई वरीयता के क्रम के आधार पर किया गया। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश संबंधित प्रारंभिक शिक्षा उप निदेशकों की ओर से अलग से जारी कर दिए हैं। बता दें कि निदेशालय के अनुसार विभाग की ओर से 11 अक्टूबर 2023 को विज्ञापित कुल 1161 पदों में से 1122 चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया गया है। जयराम ने आपदा राहत में लगाए बंदर बाट का आरोप, सुक्खू बोले प्रभावितों को दी राहत। हिमाचल प्रदेश में बीते साल आपदा और इस वर्ष बरसात के दौरान हुए नुकसान व राहत राशि के आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में नोकझोंक हुई। नियम 130 के तहत जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा राहत में बंदर बाट और प्रभावितों को राहत राशि न मिलने का आरोप लगाया। इस पर सुक्खू ने कहा कि बीते वर्ष आपदा से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए उन्हें राहत राशि दी गई है और लोगों ने अपने मकान बना लिए। जिनको किस्त नहीं मिली है वो एसडीएम के पास जाकर आवेदन करें, उन्हें अंतिम किस्त जारी कर दी जाएगी। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष की आपदा के प्रभावितों के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत राज्य और एनडीआरएफ राहत से 847 करोड़, वित्त विभाग के तहत 1875 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग से 1085 करोड़ और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत 150 करोड़ जारी हुए। प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहत राशि वितरण में बंदरबाट हुई है। आपदा के दौरान सरकार ने जो वादे बेघर लोगों के लिए किए वो भी पूरे नहीं किए गए। सरकार ने ध्वस्त हुए घरों को 7 लाख रुपये देने की बात की, लेकिन इस वर्ष से प्रभावितों को 1.5 लाख रुपये देने की बात करें। उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन भाजपा ने सत्ता में रहते हुए जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी उसे भी इसने बंद कर दिया। वह कहा कि मंडी में 12 पुल क्षतिग्रस्त हुए लेकिन कोई नया पुल नहीं बनाया है। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे का अलग अलग होगा पानी बिल दरें निर्धारित। हिमाचल के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे के लिए पानी की दरें अलग अलग रहेंगी। सरकार ने जल शक्ति विभाग को दोनों के लिए अलग अलग स्लैब बनाने को कहा है। शहरी क्षेत्रों में बने होम स्टे में व्यावसायिक जबकि ग्रामीण क्षेत्र के होम स्टे में घरेलू दरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा पानी का बिल आएगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे खोलने की अनुमति दी गई है। साल में 3 से 4 महीने ही इनमें काम होता है। ज़्यादातर ये खाली रहते हैं। ऐसे में सरकार इन पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने हर महीने पानी की 100 रुपये दर निर्धारित की है। इसमें थोड़ा ज़्यादा बिल ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे का रहेगा। इन दिनों प्रदेश सरकार अपनी आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए लगातार कड़े फैसले ले रही है। आयोग घोषित विधायकों की पेंशन रोकने का विधेयक लाना है या नहीं, आज होगा तय। कांग्रेस विधायक दल मंगलवार को तय करेगा कि दल बदल कानून के तहत आयोग घोषित विधायकों की पेंशन रोकने का विधेयक लाना है या नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा सत्र से पहले होने जा रही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस संबंध में अंतिम राय बनेगी। क्योंकि यह मामला विधायकों से संबंधित है तो इस पर पूरे विधायक दल की सहमति ली जाएगी। बता दें कि इस संबंध में रविवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा हुई है, पर इस पर अंतिम निर्णय विधायक दल पर छोड़ा गया है। वहीं रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय को कुछ मंत्रियों ने उठाया। दल बदल कानून के शेड्यूल 10 में इस व्यवस्था को जोड़ने की बात कही गई है। अगर कोई विधायक किसी प्रलोभन में अपना दल बदलकर दूसरे दल में जाता है और उसे इस आधार पर आयोग घोषित किया जाता है तो उसे पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। यह विषय मंत्रिमंडल के एजेंडे में शामिल नहीं थी। वहीं इसके बावजूद इस पर गंभीर चर्चा हुई, मगर यह तय किया गया कि इस पर कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों के साथ चर्चा की जानी चाहिए। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर
सकता है, तो ऐसी स्थिति में सदन में चर्चा मांगी जा सकती है। इस चर्चा में विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी सत्तारूढ़ दल के विधायकों को तैयार किया जाएगा। वह संशोधित विधेयक का ड्राफ्ट कभी भी तैयार किया जा सकता है। वह सहमति बनने पर इसमें अधिक वक्त नहीं लगेगा। वह सत्र के बीच ही एक और मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक के इस ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। सिरमौर के सैन्य जवान आशीष कुमार अरुणाचल में बलिदान ऑपरेशन अलर्ट के दौरान शहीद। अरुणाचल प्रदेश में ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सड़क हादसे में 5 जवान बलिदान हो गए। इनमें पांवटा साहिब उपमंडल की आग्रो भरली पंचायत के गांव भरली निवासी जवान आशीष कुमार उम्र 25 वर्षीय शामिल हैं। आशीष कुमार का जन्म श्याम सिंह और संतरो देवी के घर 14 मार्च 1999 में हुआ। आशीष को सेना में भर्ती हुए 6 वर्ष हो चुके थे। पिता श्याम सिंह का पहले ही देहांत हो चुका है। आशीष कुमार 19 से ग्रेनेडियर यूनिट में बतौर ग्रेनेडियर तैनात थे। मंगलवार को सुबह एक ऑपरेशन के दौरान दुर्घटना में 5 जवान बलिदान हो गए। आशीष के पार्थिव शरीर को बुधवार बेस अस्पताल दिल्ली पहुंचाया जाएगा, जहां पर रेथलिंग सेरेमनी के बाद पार्थिव देह सिरमौर के लिए भेजी जाएगी। वहीं वीरवार तक आशीष की पार्थिव देह पैतृक गांव भरली पहुंचेगी। एसडीएम पांवटा साहिब गुंजीत सिंह चीमा ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को आशीष की पार्थिव देह पैतृक गांव भरली पहुंचेगी। उनका राजकीय औक सैनिक सम्मान के साथ संस्कार किया जाएगा। कंगना के बयानों में झलक रहा मानसिक दिवालियापन, मंडी के मुद्दों पर दे ध्यान। भाजपा सांसद कंगना रनौत द्वारा निजी अखबार को दिए इंटरव्यू के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वह कांग्रेस हो या फिर किसान संगठन, दोनों कंगना रनौत के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। वह कंगना के बयान के बाद हुई फजीहत के बाद भाजपा को प्रेस नोट जारी करना पड़ा कि कंगना रनौत के बयान से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। यह बयान कंगना का निजी मत है। वहीं कंगना को निर्देश दिए कि वो भविष्य में ऐसा कोई बयान ना दें। पूर्व विधायक भुट्टो बोले, राजनीति में सेवा करने के लिए आए, नौ की सैलरी और पेंशन के लिए। जी हां, दल बदल कानून में अयोग्य घोषित विधायकों की पेंशन रोकने संबंधित विधेयक लाने को लेकर कोटलेहड़ के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि वह राजनीति में सेवा करने के लिए आए हैं, नौ की सैलरी और पेंशन के लिए। वह जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक भी काम जनहित में नहीं किया और उल्टा जनता पर बोझ डाला गया है। भुट्टो ने कहा कि उन्हें जनता ने विधायक बनाया था, वह जनता के फैसले से ही विधानसभा में पहुंचे थे और जनता की सेवा निरंतर करते रहेंगे। उनके पास सरकार की ओर दी जाने वाली सैलरी के एक एक पैसे का हिसाब किताब है कि अपनी सैलरी का एक एक पैसा जनता की सेवा के लिए कहां लगाया। वर्तमान में जो फैसला लिया जा रहा है, इस तरह के फैसले का उनके राजनीतिक करियर पर कोई असर नहीं पड़ता है। वे अभी लंबी राजनीतिक पारी और कई बार विधायक बनकर आएंगे और विधायक बनकर जाएंगे। विधायक हंसराज पर केस दर्ज करवाने वाली युवती ने दर्ज कराई शिकायत, इन कांग्रेसियों पर लगाए ये आरोप। चुराह के विधायक हंसराज के कथित छेड़छाड़ मामले में नया मोड़ आ गया। युवती ने पिता के साथ तीसा थाना में पहुंचकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 10 कांग्रेसियों के खिलाफ शिकायत दी है। युवती ने शिकायत में आरोप लगाया कि नरेंद्र कुमार, यशवंत खन्ना, दिलदार अली, शरीफ मोहम्मद, याकूब, जमात अली, लेखराज, वीर सिंह और कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष आड़का लांबा की ओर से उसे बदनाम किया जा रहा है। बताया कि उन्होंने भ्रामक जानकारी फैलाई है। युवती ने शिकायत में आरोप लगाया है कि इन व्यक्तियों ने मेरे नाम, मेरे धर्म और मेरे परिवार के नाम का दुरुपयोग किया है। उनकी इस प्रकार की हरकतों से मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है और मैं मानसिक पीड़ा का सामना कर रही हूं। उसने चुराह के विधायक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई थी जो गलतफहमी पर आधारित थी। उस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए पुलिस और न्यायाधीश को अपना बयान भी दे दिया, लेकिन अब ये लोग मेरे नाम और उस मामले को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अपने राजनीतिक हित साधने के लिए इस मुद्दों को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वह पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि युवती ने अपने पिता के साथ थाने में पहुंचकर शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच आरंभ कर दी है। डाक सेवक के खिलाफ केस दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से पाई थी नौकरी, पुलिस जांच में जुटी। फर्जी दस्तावेजों से डाक सेवक की नौकरी हासिल करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। वह डाक विभाग की जांच में आरोपी कर्मचारी के दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ बालूगंज थाने में FIR दर्ज करवाई गई है। वह आरोपी की पहचान मोहित के रूप में हुई है, जो कि वर्तमान में शिमला उपमंडल के एक डाकघर में सेवाएं दे रहा था। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि मामला वर्ष 2023 का है। वह जब आरोपी ने डाक विभाग में डाक सेवक की नौकरी हासिल की। नियमों के तहत डाक विभाग ने आरोपी के शैक्षणिक दस्तावेजों को जांच के लिए संबंधित शिक्षण संस्थानों को भेजा। यहां से हाल ही में इन दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। इसके बाद डाक विभाग की ओर से इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार ने बालूगंज थाने में मोहित कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। वह शिकायत और दस्तावेजों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
कंगना के बयान पर विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी, निंदा प्रस्तावित पारित। जब मंडी संसदीय सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के किसानों पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर हिमाचल विधानसभा ने निंदा प्रस्ताव पारित किया। बयान पर सदन में खूब हंगामा हुआ। वह पक्ष और विपक्ष में नारेबाजी भी हुई। वह भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के खंडन के बाद सदन में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी कंगना के बयान से किनारा करते हुए कहा कि कंगना का बयान उनका निजी मत है। वह पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। वह इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कंगना के बयान को लेकर निंदा प्रस्ताव लाया। वह कहा कि कंगना चुनी हुई प्रतिनिधि है और उन्होंने विवादित बयान देकर हिमाचल के किसानों बागवानों का भी अपमान किया है। मैं सदन को इस मामले पर निंदा प्रस्ताव पास करना चाहिए। वह राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कंगना के बयान से माहौल बिगड़ने का खतरा है। हिमाचल में कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि कंगना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हिमाचल के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, सुक्खू सरकार ने दी 885 पदों पर भर्ती के निर्देश। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 885 पदों को भरने जा रही है। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। में आयोग द्वारा 11 विभिन्न विभागों में इन पदों को साक्षात्कार के माध्यम से भरा जाएगा। इनमें से 132 पदों को भरने की प्रक्रिया पाइपलाइन में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार H8C में सबसे ज्यादा 360 पदों को भरा जाना है। मैं इसके अलावा पशुपालन विभाग में 188, बिजली बोर्ड में अलग अलग श्रेणी के 275, अर्थ एवं सांख्यिकी में 1, परिवहन में 4, बिजली बोर्ड में हाइड्रो मैकेनिकल के 25, पावर निगम में 4, उद्योग में 4, माइनिंग इंस्पेक्टर के 5 पदों को भरा जाएगा। निर्माण पूरा कर लिया है तो यहां से मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा में 22,000 घर प्रभावित हुए हैं। वह पूर्णतया क्षतिग्रस्त घरों को 7 लाख रुपये देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले साल आपदा में जिनके घर बर्बाद हुए हैं उन्हें 7 लाख रुपये की राशि मदद मिलेगी। जिन्होंने निर्माण पूरा कर लिया है वे SDM को रिपोर्ट सौंपे तो तुरंत प्रभाव से SDM कार्यालय से मदद मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि 4495 करोड़ रुपये की धनराशि पिछले साल आई आपदा में नुकसान की भरपाई के तौर पर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग में 1085 करोड़, SDRF में 847 करोड़, योजना आयोग की ओर से 146 करोड़, मुख्यमंत्री राहत कोष से 150 करोड़ समेत अन्य राहत कोष से प्रभावितों की मदद की है। वह CM ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और इसमें 9300 करोड़ की मदद मांगी है। यह हिमाचल सरकार का अपना पैसा है जो प्रदेश को मिलना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सड़कों के बंद होने की बात कर रहा है लेकिन कौन सी सड़कें हैं उनका रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। विधानसभा में उठेगा बिजली सब्सिडी का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को कितनी सब्सिडी दे रही है और भविष्य के लिए सरकार ने क्या फैसला लिया है, इस पर विधानसभा में हंगामा होगा। विपक्ष के कई विधायकों की तरफ से सरकार से बिजली सब्सिडी को लेकर सवाल पूछे गए जिन पर बिजली बोर्ड ने अपने जवाब भी सरकार को भेज दिए। अब सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिजली से जुड़े मामलों पर जवाब देंगे क्योंकि यह महकमा उन्हीं के पास है। विधायकों की ओर से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। मैं अन्य मुद्दों के अलावा बिजली पर दी जा रही सब्सिडी का मामला इस सत्र के दौरान छाएगा। पूर्व में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कुछ श्रेणियों की बिजली सब्सिडी को बंद किया जाएगा। वहीं एक व्यक्ति को 1 मीटर पर ही 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी जबकि शेष मीटरों पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। रोबोटों ने जानवरों से सीखी घर लौटने की तकनीक। जी हां, चारागाहों में चरने के बाद भी अपने आप लौटने वाले जानवरों की कला पर IIT मंडी ने एक विशेष शोध किया है। इस शोध से निकले निष्कर्ष के जरिए आने वाले समय में स्वचालित वाहनों में नेविगेशन तकनीकों को और मजबूत व एडवांस बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जैसे अभियानों में भी यह शोध महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि IIT मंडी ने इस शोध में छोटे प्रोग्राम योग्य रोबोटों को उपयोग करते हुए नियंत्रित वातावरण में होमिंग व्यवहार की जटिलताओं का पता लगाया है। उल्लेखनीय है कि कई जानवरों के लिए प्रवास या चारागाह जैसी गतिविधियों के बाद घर लौटने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए होमिंग कबूतर अपनी असाधारण नेविगेशन कौशल के कारण लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह समुद्री कछुए, सामन और मोनार्क तितलियां अपने जन्म स्थान पर लौटने के लिए लंबी यात्राएं करते हैं। प्रकृति में आम तौर पर देखा जाने वाला यह होमिंग व्यवहार लंबे समय से वैज्ञानिक
वैज्ञानिकों और आकर्षित करता रहा। वह विभिन्न प्रजातियों होमिंग प्राप्त करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करती है। वह कुछ पथ एकीकरण पर भरोसा करते हैं। वह यात्रा की गई दूरी और दिशा के आधार पर अपनी वापसी की गणना करते हैं। वह जबकि अन्य गंध स्थल चिन्ह तारों की स्थिति या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र जैसे पर्यावरणीय संकेतों पर निर्भर करते हैं। इन विभिन्न विधियों के बावजूद तो होमिंग आमतौर पर एक अत्यंत कुशल प्रक्रिया होती है। हालांकि जानवरों के नेविगेशन पर शोर के प्रभाव का अध्ययन भी अभी जारी है। बिजली दरें बढ़ाई तो प्रदेश से पलायन कर जाएंगे उद्योग। जी, हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक संगठन BBN उद्योग संघ ने कहा कि संकट के दौर से गुजर रहे उद्योग अब बिजली दरों में वृद्धि या सब्सिडी में कटौती के किसी भी कदम को सहन नहीं कर पाएंगे। उद्योग संघ ने कहा कि प्रदेश में रुकने के लिए उद्योगों के पास बिजली ही एकमात्र आकर्षण है, लेकिन इसकी दरें भी अगर पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगी तो उद्योगों के पास पलायन के अलावा कोई चारा बाकी नहीं रह जाएगा। BBN उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने बद्दी में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि उद्योग क्षेत्र में बिजली की दरों में किसी भी तरह की वृद्धि न करें। वह BBN उद्योग संघ के मुख्य संरक्षक राजेंद्र गुलेरिया, वरिष्ठ उप प्रधान अनुराग पुरी, सलाहकार शैलेश अग्रवाल, महामंत्री YS गुलेरिया, दिनेश जैन, मुकेश जैन, सह सचिव अशोक कुमार राणा, राम गोपाल अग्रवाल व प्रदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल में स्थापित उद्योग बुरे दौर से गुजर रहे हैं और पलायन की दहलीज में खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा धर्मशाला कन्वेंशन सेंटर। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से धर्मशाला में बन रहे कन्वेंशन सेंटर में एक साथ 5500 से अधिक लोगों की बड़ी कॉन्फ्रेंस हो पाएंगी। वह प्रदेश का यह अपनी तरह का पहला ऐसा सेंटर होगा वह जहां एक छत के नीचे इतनी बड़ी संख्या वाली मीटिंग हो सकेंगी। इतना ही नहीं, यहाँ देश विदेश की होने वाली स्पेशल कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेहमानों के लिए होटल से लेकर तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। वह धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में बनने वाले इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कन्वेंशन सेंटर पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मैं इसकी टेंडर प्रक्रिया के बाद आगामी कार्यवाही चल रही है। मैं आने वाले कुछ समय बाद धरातल पर इसका काम शुरू हो जाएगा। मैं करीब 8 मंजिला बनने वाले इस भवन में 20 से 22 लिफ्ट लगाकर लोगों को आने जाने की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी परिसर में VIP रिहायशी कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। आज से काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे कर्मचारी। जो सचिवालय समय कर्मचारी संगठन को सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया। वह बैठक करने के लिए कर्मचारियों ने मंगलवार तक की डेडलाइन दी थी, मगर सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं दिया गया है। ऐसे में बुधवार से कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, लेकिन यह शांतिपूर्ण तरीके से होगा। यहाँ कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे और विधानसभा के कामकाज को निपटाएंगे। में अहम बात है कि सचिवालय के कर्मचारियों के अलावा विधानसभा के कर्मचारी भी काले बिल्ले लगाए हुए दिखेंगे। इनके अलावा लोकसभा आयोग, राजभवन व लोकायुक्त कार्यालय के कर्मचारी भी बुधवार से इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। वह 10 सितंबर तक कर्मचारियों का इस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और 11 सितंबर को वह अपनी नई रणनीति बनाएंगे। वह सरकार इन कर्मचारियों से नाराज है और इनको वार्ता के लिए नहीं बुला रही है। ऐसे में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शास्त्रीय अध्यापक के 26 पदों के लिए काउंसलिंग 9 को। जो वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन कोटे से शास्त्रीय अध्यापक के 26 पदों के लिए काउंसलिंग 9 सितंबर को नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में होगी। वह काउंसलिंग सुबह 10 से 3 बजे तक चलेगी। वह प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा के कार्यकारी उप निदेशक अश्विनी कुमार भट्ट ने कहा कि जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 16 पद, OBC वार्ड ऑफ एक्स सर्विस के 4, SC वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 5 व ST वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के 1 पद को भरने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक B.Ed पास धारक काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। विधानसभा के बाहर गरजी महिला कांग्रेस, भाजपा विधायक के खिलाफ मांगी कार्रवाई। जी हां, हिमाचल सुरक्षा को लेकर पूरे देश में चल रहे महिला कांग्रेस न्याय आंदोलन के तहत आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में महिला कांग्रेस ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन था और इस मौके पर महिला कांग्रेस ने चौड़ा मैदान से अपना प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने अपने बैरिकेड को तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट के सामने दूसरे बैरिकेड तक पहुंचने का प्रयास किया है। महिलाओं का मुख्य आरोप था कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंसराज पर एक महिला द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद 15 दिन बीत जाने पर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। महिला कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदेश सरकार और हिमाचल पुलिस से त्वरित और निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कानून को लागू करने की भी मांग की।
एंटी रैगिंग अभियान के तहत एचपीयू में बनाया गया सेल्फी पॉइंट। एंटी रैगिंग अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सेल्फी पॉइंट बनाया गया। मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल व बीकानेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने इस सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनिल मांगा, प्रोफेसर गोयल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर ममता मोक्टा आदि उपस्थित रहे। बता दें कि यूजीसी द्वारा जारी कई दिशा निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में रैगिंग को रोकने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी के तहत सेल्फी पॉइंट खोला गया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में पेंटिंग प्रतियोगिता, लोक प्रशासन विभाग द्वारा नाटक का मंचन व संस्कृत विभाग द्वारा रैली निकालकर जागरूक किया जा रहा है। अब वर्ष में 2 बार आयोजित होंगी पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाएं। जी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अब पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं जून के अलावा दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। ऐसे में शैक्षणिक विभागों को पीएचडी कोर्स वर्क का शैक्षणिक कार्य तय समय यानी कि सेमेस्टर अवधि में पूरा करना होगा। इसको लेकर डीन्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एकेडमिक काउंसिलिंग की स्टैंडिंग कमेटी ने इस मंजूरी प्रदान कर दी है। अब डीन्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार शैक्षणिक विभागों को पीएचडी कोर्स वर्क पाठ्यक्रम तुरंत तैयार कर स्वीकृत करवाना होगा। मैं इसको लेकर विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईटी ने बीटेक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आयोजित ओपन राउंड काउंसलिंग के आधार पर पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। मैं मेरिट सूची वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के साथ ही अब इसमें शामिल उम्मीदवारों को 28 अगस्त तक फीस जमा करवानी होगी। मैं इसके बाद अगली मेरिट सूची 29 अगस्त को जारी की जाएगी। मैं इसके अलावा पहले से जारी प्रवेश परीक्षा के तहत बीटेक यानी कि सीएसई, आईटी, ईसीई में प्रवेश संबंधित 14वीं मेरिट जारी कर दी है। इस सूची में शामिल उम्मीदवारों के नाम व अन्य जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। जयराम ने आपदा राहत में लगाए बंदर बाट का आरोप, सुक्खू बोले प्रभावितों को दी राहत। हिमाचल प्रदेश में बीते साल आपदा और इस वर्ष बरसात के दौरान हुए नुकसान व राहत राशि के आवंटन को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में नोकझोंक हुई। में नियम 130 के तहत जयराम ठाकुर ने सरकार पर आपदा राहत में बंदरबाट और प्रभावितों को राहत राशि न मिलने का आरोप लगाया। इस पर सुक्खू ने कहा कि बीते वर्ष आपदा से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए उन्हें राहत राशि दी गई है और लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। व जिनको किस्त नहीं मिली है वह एसडीएम के पास जाकर आवेदन करें, उन्हें अंतिम किस्त जारी कर दी जाएगी। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक, कल परिवार सहित पहुंचेंगे विधानसभा। जे रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं गत 7 वर्षों से बेरोजगार युवाओं के लिए नई भर्ती नहीं होने से नाराज शारीरिक शिक्षक चौड़ा मैदान में धरने पर बैठ गए हैं। मैं 28 अगस्त परिवार सहित संघ के सदस्य चौड़ा मैदान से विधानसभा तक विशाल रैली निकालेंगे। मैं लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ आंदोलनरत है। मैं गत दिनों पहले भी संघ के सदस्य चौड़ा मैदान पर अनशन पर बैठे थे। अब एक बार फिर मानसून सत्र होते ही बेरोजगार शारीरिक संघ के सदस्यों ने चौड़ा मैदान में डेरा डाल दिया है। रोहड़ू की अनुष्का ने बढ़ाया मान, मिस यूनिवर्स हिमाचल प्रतियोगिता में बनी विजेता। जिस मिस यूनिवर्स इंडिया पेजेंट में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर चुकी अनुष्का दत्ता ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं रोहड़ू निवासी अनुष्का दत्ता को 18 अगस्त को दिल्ली में आयोजित मिस यूनिवर्स हिमाचल पेजेंट की विजेता का ताज पहनाया गया और इस कार्यक्रम में राज्य भर से 20 प्रतिभाशाली युवतियों ने भाग लिया था। जब सदन में डिप्टी सीएम ने कसा भाजपा पर तंज, हम फिर से 40 हो गए, इसके कारण इनके पेट में दर्द है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में पहले ही दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने सेशन शुरू होने से पहले सुबह 9:32 पर नियम 67 के तहत चर्चा के लिए नोटिस दिया था। मैं भाजपा सदस्यों का मानना था कि हिमाचल में कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर खराब हो रही है। मैं लिहाजा सारे काम रोककर पहले नियम 67 के तहत कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर चर्चा की जाए। हालांकि स्पीकर ने चर्चा की अनुमति नहीं दी, लेकिन इस दौरान सदन में पक्ष और विपक्ष में जमकर शब्दवान चले। मैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कुछ आइसोलेट घटनाएं हुई है और इनकी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इस बीच उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि सदन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या फिर से 40 हो गई है, इसके कारण इनके यानी कि विपक्ष के पेट में दर्द हो रही है।
नंदिता गुप्ता बनी हिमाचल की मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अधिसूचना जारी। जे मनीष गर्ग 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी तैनाती अब केंद्र में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद पर हुई है। मैं केंद्र में उन्हें वेतन एडिशनल सेक्रेटरी रैंक दिया गया। मैं इससे पूर्व मनीष गर्ग हिमाचल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे थे। वहीं नंदिता गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया। मैं इसको लेकर अधिसूचना जारी की गई है। वहीं नया पदभार ग्रहण करने से पहले नंदिता गुप्ता को हिमाचल सरकार के अधीन सभी कार्यों के पदभारों को सौंपना होगा। मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार संभालने के बाद हिमाचल सरकार के अधीन कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना होगा। हिम केयर और आयुष्मान कार्ड का 310 करोड़ पेंडिंग, अस्पतालों में निःशुल्क सर्जरी और दवाइयों का टोटा इलाज के लिए मरीज परेशान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में पहले प्राइवेट अस्पतालों में हिम केयर योजना की सुविधा बंद की गई और अब सरकारी अस्पतालों में भी गरीब मरीजों को आयुष्मान कार्ड और हिम केयर योजना के तहत इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह है कि आर्थिक संकट से जूझ रही सुक्खू सरकार मुफ्त इलाज और निःशुल्क दवाइयों के लिए अस्पतालों को पेमेंट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से मरीज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अब गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। वह पूर्व की जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना अब हाँफने लगी है। मैं अस्पतालों में अब गंभीर बीमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आर्थिक संकट से जूझ रही कांग्रेस सरकार मुफ्त इलाज और निःशुल्क दवाइयों का पेमेंट नहीं दे पा रही है। मैं इससे आयुष्मान और हिम केयर कार्ड के तहत मुफ्त में होने वाली सर्जरी रोक दी गई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, श्रेयांका भाटिया की वापसी। जी हां, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में अक्टूबर में होने वाले महिला T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। चोट के कारण बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी कि एनसीए में स्वास्थ्य लाभ ले रही यास्तिका भाटिया और श्रेयांका भाटिया की भारतीय टीम में वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ियों का हालांकि विश्व कप खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा। भाटिया अप्रैल महीने में बांग्लादेश के खिलाफ T20 खेलने के बाद से ही टीम से बाहर हैं। वह फिलहाल एनसीए में रिकवर कर रही है। भाटिया के घुटने में चोट है। पाटिल एशिया कप में पाकिस्तान के साथ हुए मैच में बाएं हाथ की अंगुली में चोट लगने से टीम से बाहर हो गई थी। पुरानी पेंशन बहाली को जारी रहेगा संघर्ष। जे केंद्र की मोदी सरकार साल 2000 के बाद भर्ती मुलाजिमों को बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन देने के बजाय साल 2004 के बाद चल रही एनपीएस का रूप बदलकर यूपीएस नाम की पेंशन स्कीम लागू करके मुलाजिम वर्ग के साथ बड़ा धोखा करने जा रही है। परंतु हम इन मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। यह शब्द इंटेक अध्यापक फ्रंट पंजाब के सूबा प्रधान हरविंदर सिंह बिलगा और जनरल सचिव सुरजीत राजा ने कहे। वहीं सूबा सचिव बलविंदर सिंह लोधीपुर और गुरदयाल मान ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हालांकि इसका एसओपी अभी जारी नहीं किया गया, परंतु जितनी जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक 25 साल की सर्विस पूरी और 25वें साल की औसतन बेसिक का 50% पेंशन के रूप में मुलाजिमों को दिया जाएगा और कम से कम 10,000 रुपये पेंशन देने संबंधित इस पर अब डियरमैन रिलीफ देने की बात की गई है। रिटायरमेंट से एक मुफ्त मिलने वाले फंड के रूप में ग्रेजुएटी को भी कम करके आखिरी वेतन जमा किए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।